academic syllabus, but also I will teach you how to speak English, how to write and how to read, how to communicate with your brother, with your siblings, with your parents, with your family and with your boss. So let's start today's class. Hello my dear brother and sister, this is Sanjeev Kumar Kamath. I welcome you in our YouTube channel Shikshangan. Dear students, Shikshangan is a digital educational platform where you can learn history, geography, polity and English. Dear students, I have been teaching English for 9 years in offline classes, and this is our first episode on YouTube. Be sure I will make you hero from zero. I will complete all the syllabus belonging to your class. Not only belonging to your class, I mean academic syllabus, but also I will teach you how to speak English, how to write and how to read, how to communicate with your brother, with your siblings, with your parents, with your family and with your boss. So let's start today's class. So today's topic is English, and I will introduce you a little introduction of English. आज की कक्षा में मैं अंग्रेजी की कुछ सामान्य परिचय को आपके सामने रखूंगा और उसके कुछ आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में थोड़ी बहुत अंग्रेजी की समझ होगी, और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए, और मैं जो भी बताने की यहाँ प्रयास कर रहा हूँ या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप एक उसे नोट डाउन करते जाए। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ अगर जितनी बार देखेंगे उतनी रिवाइज होगा। और हाँ, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के बाद जितनी भी सीरीज आएगी एक दूसरे से रिलेटेड आएगा। सपोज this is the बिजली बल्ब। what is this? बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें क्या होता है, दो वायर होता है, और वो किससे कनेक्टेड होता है, या तो किसी बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें से लाइट इमिट होता है, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन होता है। सपोज वी कट फ्रॉम हीरो, अगर किसी भी एक जगह से हम इसका कट कर दे तो क्या ये प्रकाशित होगी? एब्सोल्यूट नॉट, बिल्कुल नहीं, ये प्रकाशित नहीं होगी। ठीक इसी तरह से हमारी कक्षाएं होगी। अगर एक भी क्लास आप मिस करते हैं, दैट मीन्स द करेंट विल नॉट फ्लो टू द एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप उस कड़ी को एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे, और यदि कड़ियाँ जुड़ेगी नहीं तो ना तो मज़ा आएगा, नहीं टॉपिक समझ में आएगी। इसलिए हमारी हर एक वीडियो आप देखें, उसे नोट डाउन करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 का होने वाला है, उससे पहले मैं आपका सिलेबस
कंप्लीट भी करवा दूंगा और साथ साथ हर संडे को जितनी भी पढ़ाई हुई होगी उस पर हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करना है और कहाँ हमारी तैयारी हो गई है। तो इससे अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक विश्वास अंदर में पैदा होता है कि हमारा इतना चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आगे की रणनीति बनाने में और आसानी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? सामान्य परिचय होगा इंग्लिश का, इंग्लिश। और इसके डायमेंशंस क्या होने वाले हैं? इसका जो डायमेंशंस होगा वो पहला डायमेंशन होगा व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। एंड सेकेंड, इट्स इम्पोर्टेंस, अर्थात इसकी महत्व क्या है। एंड थर्ड थिंग्स, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट and English as a language। सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजी है क्या। मुझे नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, आप लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और इतनी सामान्य जानकारी आपके पास होगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार इसे प्रकाशित कर दिया जाए ताकि उस पर जो भी धूल मिट्टी है वो थोड़ा साफ हो जाए। Thereafter I will talk about importance of English, कि इम्पोर्टेंस इंग्लिश का क्या है वो भी हम कम शब्दों में इसको समाप्त करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, कि हम जब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश होती है और एक रेनबो होता है। 2 बुक्स होती है टेक्स्ट बुक का, और उसे भी हमें तैयार करना होता है, और कुछ हिस्सा हमारे ग्रामर का होता है। और पूरा इंग्लिश का सिलेबस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें ज़्यादा मेहनत कहाँ करना है और कम मेहनत किस सेक्शन पे करना है। तो मैं बताऊँगा आपको कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इसे कितनी महत्व देना है, कैसे तैयारी करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, कि इसे हम भाषा के रूप में जब पढ़ते हैं, अब वास्तविक है कि अंग्रेजी एक भाषा ही है, उसे हम भाषा की तरह ही देखें तो अच्छा होगा। और इसकी सारी बातें हम करते हैं आगे, तो हम बताएंगे कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, फिर उसे हम तैयारी कैसे करेंगे। और उसके बाद जो हमारा चौथा टर्म हो जाता है, चौथा आयाम होता है, 4th डायमेंशन, वो हो जाएगा हमारा एक क्लास जिसमें हम आर्टिकल के बारे में बताएंगे। आर्टिकल, यकीन मानिए ये आज के बाद आपको कभी आर्टिकल की दूसरी कक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, ये मेरी आपसे वादा है। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल से भी अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में। जब आप 11वीं 12वीं में एग्ज़ाम दे रहे हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसमें हम क्लास के अंत में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश क्या है। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही है, व्यापार ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और तो ऐसे कंडीशंस में हम किसकी उपयोगिता पर ध्यान दें, क्या हिंदी या इंग्लिश। हिंदी के लिए हमारे अंदर दिल में काफ़ी जगह है, वो हमारी मातृभाषा है, बहुत कदर करते हैं उनकी, और ज़रूरत है कि हम अपने देश में हिंदी को सराहें और उसके विकास पर अधिक से अधिक बल दें। किंतु जब हम बात अब्रॉड करते हैं, फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, जब आप इंडिया से बाहर की बात करते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ट्रेड लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी की पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा भाषा है जिसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो वहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से।
उसके बाद हम बात करते हैं इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व की, कि इंग्लिश का महत्व क्या है। तो अंग्रेजी की महत्व बताना और सूरज को दिया दिखाना बराबर होगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी की महत्वता नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको रिमाइंड कर देना चाहूँगा कि इंग्लिश के महत्व क्या है। दोस्तों खास इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को दो तरह का जॉब मिलता है और तीसरा खुद क्रिएट करता है। तो हम इसको तीन तरह कह सकते हैं सामान्य शब्दों में। एक होता है जो प्राइवेट जॉब होता है, दूसरे को मिलता है गवर्नमेंट जॉब, और तीसरा को क्या होता है सेल्फ होता है, अर्थात बिजनेस करता है। तीन तरह की होती है। गवर्नमेंट जॉब अक्सर स्टूडेंट्स चाहता है कि हमारा जब पढ़ाई समाप्त हो या समाप्त होने के कगार में हो तो हमारे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन इसे आप संयोग समझे या अभिशाप समझे या फिर हम ये जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़िएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे क्रिएट होती है। तो सबको तो गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं। अगर सबको गवर्नमेंट ही जॉब हो जाएगा तो और भी कई सेक्टर्स हैं जिस सेक्टर को संभालने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोग प्राइवेट सेक्टर में आए या सेल्फ जॉब में आए। तो एक हो गया प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब और तीसरा सेल्फ अर्थात बिजनेस, जो खुद का व्यापार कर रहे हो या किसी तरह का क्रिएटिव जॉब कर रहा हो। तो जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट जॉब, व्हेन यू विल गो इनटू फॉर इंटरव्यू, you will never ask any questions in Hindi. There will be demand of English only. वहाँ सिर्फ अंग्रेजी का ही डिमांड होता है कि आपके अंदर अंग्रेजी की कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, अंग्रेजी को लेकर के आप क्या समझ रखते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यूथ का जो जितना भी पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट में काम करती है, और प्राइवेट में काम करने के लिए भी हमें इंग्लिश की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी जब आप एग्ज़ाम फेस करते हो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वहाँ भी एग्ज़ाम देने में भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती है। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर बात करते हैं हम सेल्फ जॉब की। यदि आप व्यापार करते हो तो जब आपका व्यापार ग्रो करता है, वो बड़ा होता है, जब वो लार्ज स्केल का हो जाता है, तो आप क्या करते हो, इसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हो, या फिर बड़े बड़े ट्रेडमैन हैं उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। तब भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जब भी उनके साथ मीटिंग करोगे, जो भी अपॉइंटमेंट होगा, तो उनसे मिलने के बाद आपकी जो भी टॉकिंग होगी वो मोस्ट ऑफ इंग्लिश में ही होगी। आपने देखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़ आती है हमारी इंग्लिश की आती है, तो उसमें अक्सर व्यापार का ही बात होता है, उसमें बिजनेस की ज़्यादा बातें होती है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में प्रचलित है। तो अभी आपने देखा कि जैसे अगर हम रोल ऑफ जॉब पे देखें, अगर जॉब के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ जॉब भी देखें, तो भी इंग्लिश की महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है। यदि आपको एक बार मौका मिलता है विदेशों में घूमने का, अगर आप भारत से बाहर जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी जाए या लंदन जाए, न्यूयॉर्क जाए, जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, पैलेस है, तो वहाँ आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ भी आपको इंग्लिश की ही आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। जहाँ तक कि पूरी दुनिया इंग्लिश बोल रही है, तो अगर हम इस दौर में न आए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम भी इस पर ध्यान दें, अब नहीं तो कभी नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो हमारा जो एकेडमिक होता है, जो आध्यात्मिक होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, जिसमें प्रोज होता है, पोइट्री होता है, कुछ कहानी कविताएं हमें पढ़नी पड़ती है। अब और उसके बाद हम देखते हैं कि एज अ लैंग्वेज, भाषा के रूप में, तो स्वाभाविक है
कि इंग्लिश भाषा ही है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बल लैंग्वेज पर ही देना भी चाहिए। अब खुद सोचिए, यदि हमने इसमें पढ़ा कोई स्टोरी या पोएम, तो उसे आप आने वाले कल में क्या यूज कीजिएगा? उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, वो आपको कब तक की ज़रूरत है? जब तक कि आप उस क्लास में हैं। जब तक आप उस क्लास में हैं तब आपको उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कई लोग 50 मार्क्स का रखता है तो कई लोग 100 मार्क्स का रखता है। तो इसमें दोनों चीज़ होता है, एक हमारा सब्जेक्ट से कि टेक्स्ट बुक से भी होगा और ग्रामर सेक्शन से भी होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज के रूप में इस पर फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, और कोई जब बोल रहा हो तो समझना है। इंग्लिश वी हैव टू लर्न बिकॉज वी हैव टू स्पीक, अंडरस्टैंड एंड राइट in order that we could communicate our feelings in English. And how it can be possible? It can be possible when you will concentrate your mind on language. When you will learn English as a language, then you will be able to speak English. जब आप अंग्रेजी को भाषा के रूप में पढ़ने में अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, तब आपके अंदर ये योग्यता आ जाती है, डेवलप होता है कि आप अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल को भी हम क्या करेंगे, अब 2 हिस्सों में बांटेंगे और उसके हर पहलू को हम देखेंगे। और ये ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं आपका, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम का है। कहते हैं ना कि जहाँ हम तोप नहीं चला सकते वहाँ सुई काम कर जाती है, तो वही बात होता है। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी हर सीरीज में, क्योंकि जितनी भी वीडियो जाएगा आज के बाद एक दूसरे से रिलेटेड होगा, एक दूसरे को लिंक कर पाएंगे आप। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? अभी है आर्टिकल। इसको हम देखेंगे 2 हिस्सों में। एक होता है डेफिनेट और एक होगा इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम द, डियर फ्रेंड्स, कई बार हम द को क्या पढ़ते हैं? दी भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? द। और कई बार हम इसको दी पढ़ते हैं। तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बने रहिए। और इसी में क्या आएगा? एक आएगा ए और एक आएगा एन। अब हम देखेंगे कि इसके अलग अलग यूजेज क्या है, कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ एन का प्रयोग करते हैं। उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखना होगा नोट के रूप में, कि हम इस ए एन का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला जहाँ हम प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब मैं ऊपर लिख देता हूँ नोट यूज, कहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जो प्लूरल थिंग्स हो, कहने का मतलब हुआ जो एक से अधिक हो, वहाँ हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल कहने का मतलब है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नाउन की क्लास आएगी, उसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा नाउन के बारे में। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए, अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, फ्लोर एंड मैनी मोर। जैसे दूध, पानी, दही, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट द वाटर? ओह नो, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ में बता दूं, जैसे प्लूरल थिंग्स। अब हम यहाँ कहते हैं बॉयज,
आपको पता है कि सिंगुलर बॉय होता है और प्लुरल बॉयज होता है। अब बताओ यहाँ बॉयज है तो एक से अधिक है, तो क्या हम इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ इसके पीछे हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है कि प्लुरल थिंग्स या जो भी वस्तु है या फिर व्यक्ति है उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। देन अनकंटेबल के पहले, जैसे अगर हम मैं यहाँ लिख दूँ राइस, राइस मीन्स चावल, हाँ चावल, तो राइस के पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्लुरल अनकंटेबल। चलिए इसे मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एन का यूज कहाँ करेंगे और किस कंडीशंस में करेंगे। तो बचपन में हमने सीखा होगा ओ आ ई ऊ ऊ, और इसके बाद ए आई ओ औ अं अ। तो आप लोग कह रहे होंगे कि आप ओ आ सिखाने आए हैं हमें, तो जी नहीं, मैं आपको ओ आ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। ये कुछ स्वर वर्ण है, वोवेल साउंड है, इस पर आपका थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो हमारा वोवेल साउंड है ये बड़ा ही काम करेगा। इसी का रोल होगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें ए यूज करना है या एन यूज करना है। चलिए, तो जब भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला साउंड, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड इन हिंदी एंड कम्स फ्रॉम योर माउथ, आपके मुंह से जो आने वाला पहला साउंड होगा उसको देखना है कि इसमें से है या नहीं है। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहले मैं ये लिख दूं कि यहाँ क्या होगा, एन का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया एम ए, सबको पता है एम ए, हाँ बी ए एम ए। अब बताओ जब हम इसको क्या पढ़ते हैं एम, इसको क्या पढ़ते हैं ए। और मेरे दोस्तों, मेरे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पहला साउंड क्या आया, देखिए है। यदि इसमें से कोई भी साउंड वर्ड के पहले में आए, आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एम, एम, तो मुंह से पहले क्या आता है ए, क्या आता है ए, एम बोल के देखिए एम, वेरी गुड, ऐसे बोलिए। तो क्या आया, ए आया। तो इसमें से कोई भी साउंड यदि पहला साउंड आएगा, जो भी वर्ड लिखा होगा उसके पहला जो यहाँ पर लेटर है उसको प्रोनाउंस करेंगे, जब उच्चारण करेंगे तो पहला साउंड जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, किसका, ए और एन का। तो इसमें से यदि कोई भी पहला आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एन होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ लिखा एप्पल, हाँ ये देख के आप लोग, कई लोग कह रहे होंगे कि यहाँ तो ये ऑलरेडी एन होगा, सही है। लेकिन क्या होता है कि आपने ये भी पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, ये क्या है, 5 वोवेल्स हैं। कि अगर ये आए पहले तो एन लगा दो, अगर ये ना आए तो ए लगा दो। लेकिन हर जगह ये सटीक नहीं बैठता है, ये गलत साबित हो जाता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये गलत है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है। तो हमने कहा एप्पल, तो क्या आया ऐसे एप्पल। तो फर्स्ट साउंड इज ए, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर एन। नाउ देखिए एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो
तो जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एस 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 ए, पहला साउंड क्या आता है? ए आता है, ऐसे एस पी, तो ए आया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? एन। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसको देखूँ तो यहाँ तो ए होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो कंसोनेंट है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ कंसोनेंट है, इसके उच्चारण को देखना है। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट? ऑन प्रोनाउंसिएशन। हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है कि पहला साउंड क्या आ रहा है हमारे मुंह से, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ए या एन का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक वाटर का। वाटर, अब इसके पहले क्या होगा? ए या एन? जी नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं तो उसके पहले एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं गलती करके नहीं आइए, टिक लगा के नहीं आ जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ हमें ए का प्रयोग करना है, कहाँ एन का। अब देखिए हम देखते हैं कैट, क्या लिखा हमने? कैट। तो कैट जब हम बोलते हैं तो पहला साउंड क्या आता है? पहला साउंड आता है हमारा को। प्रोनाउंस कीजिए कैट, तो आता है पहले को, तो इसमें तो को नहीं है, नहीं है ना, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आई होप कि आप इसको नोट करते होंगे। यदि आता है तो अच्छी बात है, आपकी रिवाइज हो जाएगी। यदि आपको नहीं आता है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है कि आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्या लिखा हमने? मेन, एक होता है मैन, दोनों में क्या अंतर है? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब बताओ इसके पीछे क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग सही भी बोल रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा। तो इसके पहले क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, एक से अधिक है, इसीलिए हम इसके पीछे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया ऑनेस्ट। हाँ, दो वर्ड में लेता हूँ। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, look at these two words. First is honest and second is honesty. Let's think what will be before this word and what will be before this word. First is honest means ईमानदार and second is honesty means ईमानदारी. What is the difference between two words? First is honest and second is honesty. दोनों में अंतर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। ऑनेस्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होगा जो ईमानदार होगा। और ऑनेस्टी क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर की गुण होगा, उस व्यक्ति के अंदर की गुण होगा ऑनेस्टी। अब बताइए, अब सोचने वाली बात है कि इस दोनों में हम किसको काउंट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ऑनेस्ट, जैसे ऑनेस्ट लीडर, ओह सॉरी एग्जाम्पल गलत हो गया, लीडर तो ऑनेस्ट होता ही नहीं है। एक दौर था जिसमें लीडर ऑनेस्ट हुआ करते थे। हाँ, ऑनेस्ट टीचर ज़रूर होता है, ऑनेस्ट पेरेंट ज़रूर होता है। हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा ईमानदार होते हैं, हमारे शिक्षक हमारे लिए हमेशा ईमानदार होते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे अच्छा हमारा स्टूडेंट्स हो। तो जैसे ऑनेस्ट टीचर, तो उस व्यक्ति को, उस टीचर को हम काउंट कर सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनेस्ट टीचर इन आवर कंट्री, इन इंडिया। यदि हम ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी की, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द गुड पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आप सभी ने इस लाइन को बार बार पढ़ा भी होगा और बार बार कहा भी होगा। तो ये जो ईमानदारी शब्द है, कैन यू काउंट दिस वर्ड? कैन यू काउंट द ऑनेस्टी?
नो, नो वन कैन काउंट दिस वर्ड ऑनेस्टी बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल थिंग्स। ये काउंट हो ही नहीं सकता। ऑनेस्टी हमारे अंदर होती है। हम कैसे कह सकते कि मान लो मेरे अंदर 5 ईमानदारी है, मेरे अंदर 10 ईमानदारी है, ऐसा नहीं कह सकते हम ज़्यादा ज़्यादा ये कह सकते हैं भाई मेरे अंदर भी ईमानदारी है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो फलाना है या वो जो फलाना है उसके अंदर ना 5-6 ईमानदारी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कुछ 4-5 लोग हैं जो ईमानदार हैं, वहाँ हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी क्वालिटी की बात है, मतलब ये जो ऑनेस्टी है दैट इज़ क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज नेवर काउंटेड, उसे कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन साथ में कोई व्यक्ति होना चाहिए, जैसे ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट लीडर, ऑनेस्ट प्रेसिडेंट, मैनी मोर। और ऑनेस्टी के पहले हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे जैसे सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा मैं वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल ही मैं लिख रहा हूँ। और बिलीव नहीं होगा तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा और आपके सामने क्वेश्चंस पेपर होंगे तो मेरी सारी बातें आपको याद आएगी। याद आ जाए तो भगवान भला होगा, क्योंकि आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है तो सिर्फ सब्जेक्ट हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन कब, उसकी भी कंडीशंस है। जब एडजेक्टिव आए आपके सामने और उसके साथ कोई नाउन या प्रनाउन हो, जब आपको एक एडजेक्टिव वर्ड दिया रहे, हम एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देते हैं गुड, और इसके साथ यदि यहाँ पर नाउन या प्रनाउन दिया हो तब आप ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि नहीं दिया हो नाउन या प्रनाउन इसके बाद, मतलब एडजेक्टिव वर्ड के बाद, उस केस में आपको यहाँ एन का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बिलीव नहीं हो तो पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देख लो। तो जैसे मैंने कहा गुड, पहले आते हैं सब्जेक्ट पे, तो हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं मैथमेटिक्स या साइंस या इंग्लिश। तो सिर्फ इंग्लिश होगा तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वही उसके बाद कोई नाउन या प्रनाउन दिया होगा तो करेंगे। कैसे, जैसे इंग्लिश टीचर, इंग्लिश पोएट, इंग्लिश मैन, तो उस समय में हम इसके पीछे एन का प्रयोग करेंगे। यदि इसमें जैसे इसके बाद कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल की बातें समझ में आई होगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आप हर किसी के कमेंट को देखूंगा, उसका वही रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हमारी जो कक्षा आएगी वो नाउन का आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन कितने तरह का होता है, उसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, उसके ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब पुराने पद्धति के अनुसार कितने भाग में बांटा है, और जो आधुनिक ग्रामेरियन हैं उन्होंने नाउन को कितने हिस्सों में बांटा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा हमारा ये क्लास, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके आपकी सारी सिलेबस को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए कि इसके पीछे हमें ए लगाना है या एन लगाना है। हाँ, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर द और दी बताने वाले थे कि कहाँ हम द बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यूज ऑफ द जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके पार्ट 2 में बता दूंगा। पहले ये देख लीजिए, लिखा वही होगा THE,
जिसे हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। लेकिन किस केस में हम द बोलते हैं और किस केस में दी बोलते हैं ये देख लीजिए। जैसे हमने लिखा यहाँ काव, और इसके पीछे अगर लगाते हैं द काव, लेकिन हम अगर यहाँ पर लिखे यहाँ भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पर पढ़ेगा हम दी एक्स। क्यों? तो ये बड़ा छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट वर्ड जिसके पीछे द या दी आप बोल रहे हैं उसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका जो साउंड आता है वो वोवेल साउंड आता है या कंसोनेंट साउंड आता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो यदि हम काव बोलते हैं तो हमारा जो साउंड आता है वो कंसोनेंट साउंड आता है, अर्थात व्यंजन वर्ण आता है, इसीलिए हम ऐसे केस में इसे हम द बोलते हैं। वही हम एक्स जब बोलते हैं तो ए मतलब क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, इसीलिए हम इसे दी बोलते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बुक्स, अम्ब्रेला, मिल्क, डीएसपी और गुडनेस। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।